नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के लिए डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस की। सबसे पहला एमसीक्यू आपको पूछ रहा है, रिसेंटली फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। देखिए क्या पूछा है कि फार्मर राइट्स के रिगार्डिंग एक ग्लोबल सिंपोजियम होने जा रहा है, वो कौन सी कंट्री उसको कौन सी कंट्री में उसको किया जा रहा है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है इंडिया, इटाली, ब्राज़ील और इंडोनेशिया। चलिए बताइए क्या आएगा। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, इंडिया। ठीक है, इंडिया में सबसे पहला ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर राइट्स होने जा रहा है। देखिए क्या हुआ है कि हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इनोग्रेट करेंगे। यहाँ पे आपको लिखा होगा पीआईपी की वेबसाइट पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर द्वारा दिखाया जा रहा है कि 12 सितंबर से ICAR कन्वेंशन सेंटर के वहाँ पे फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी CEC, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी। 3 लाइन दिया हुआ है, आपको बताना है उनमें से हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। भैया 3 में से कौन से सेंटेंस इनकरेक्ट है। पहला, इट वॉज सेटअप इन 2002 बाय सुप्रीम कोर्ट, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए क्या हुआ था कि 2002 में इसको किया था और उसके बाद उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2008 में। दूसरा, इट ऑब्जर्व एज अ वॉचडॉग फॉर इश्यू पर्टेनिंग चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर इन इंडिया। क्या यह चाइल्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर के साथ बात काम करता है क्या। देखिए सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, अब अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर इसको क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच कहा जा सकता है या फिर जुडिशियल ओवररीच कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कमिटी है यह लेबर के रिगार्डिंग, चाइल्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर के रिगार्डिंग नहीं है, तो दूसरा सेंटेंस गलत है। तीसरा, देयर इज अ प्रोविजन टू इंक्लूड 2 NGO इन द कमिटी, अब ये बात भी गलत है। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेंटेंस गलत है, 1 सेंटेंस सही है। हमें पूछा है कितने सेंटेंस गलत है, तो भैया ऑप्शन बी, ओनली 2 सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट। सर जी पता नहीं चला एमसीक्यू में हमें आप क्या कहना चाहते हो। बिल्कुल सही बात है, आपको नहीं पता चला क्योंकि आप लोगों ने करंट अफेयर्स में यह न्यूज़ को सही से देखा नहीं है। देखिए करंट में न्यूज़ क्या थी कि गवर्नमेंट नाउ नॉमिनेट ऑल मेंबर्स ऑफ टॉप पैनल ऑन एनवायरमेंट इश्यू सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी। तो यह सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी है जो कि काम करती है किनके रिगार्डिंग, एनवायरमेंट इश्यूज़ के रिगार्डिंग। उसमें सभी मेंबर्स कौन नॉमिनेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है यह सेटअप किया था 2002 में और उसको रिकॉन्स्टिट्यूएंट किया था 2008 में। कौन था, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यह जो बॉडी है यह एज अ वॉचडॉग काम करती है किनके रिगार्डिंग, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और कंप्लायंसेस के रिगार्डिंग। ठीक है, एक और चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि अभी उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है और यह नोटिफिकेशन क्या कहता है, कंप्लीटली रिमूव करता है नॉन गवर्नमेंटल मेंबर्स फ्रॉम द कमिटी। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो NGO की बात कर रहे थे ना, तो इसमें उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। क्या है नाम उसका, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी। ठीक है, देखिए सारे इश्यूज हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, आपको वीडियो को पॉज करना है और पॉज करने के बाद फिर से आपको वीडियो को रिज्यूम करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या लिखा है देखिए, आप खुद पढ़िए, मैं नहीं पढ़ूंगा, फिर आप लोग मेरे पे हंसेंगे। देखिए कि सर को प्रोनाउंसिएशन भी करने को नहीं आता है। चलिए हम बोलेंगे इसको शॉर्ट में SA। ठीक है, वो ऐसे नहीं जो हमें यूपीएससी में लिखना है मेंस में 250 वर्ड में, 250 मार्क्स के लिए, 250 वर्ड्स में नहीं। हाँ, तो ये जो SA जो है यह समटाइम्स सीन इन न्यूज़, यह क्या है, क्या यह कोई ऐसा इन्वेसिव स्पीसीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो रहा है डिक्लाइनिंग इंडियन ऑयल सार्डाइन स्पीसीज के लिए। दूसरा ऑप्शन, यह कोई ऐसा बाम्बू का स्पीसीज है जो कि यूज़ हो सकता है रीयूजेबल स्ट्रॉ के लिए। तीसरा ऑप्शन, क्या कोई बुल फ्रॉग स्पीसीज है जो कि हमें कहाँ मिला, अंडमान और निकोबार में मिला। और चौथा ऑप्शन है, यह न्यू वेराइटी ऑफ कोरोना वायरस है।
ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप थोड़ा बहुत अपना शैतानी दिमाग दौड़ाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर जी ये दूसरे में अंडमान तो हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अंडमान दिख रहा है। दिख रहा है हाँ, लेकिन इसका मतलब आंख बंद करके ऑप्शन सी टिक मार्क मत कर दीजिएगा। ठीक है, यूपीएससी आपको कई बार ट्रैप में फंसा सकती है और ट्रैप में फंसाने के लिए उसके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। देखिए यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। आपने अगर पढ़ा होगा तभी ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बी जो ऑप्शन है यह सही है, क्योंकि क्या हुआ है कि यह एक बाम्बू की स्पीसीज है और यह स्पीसीज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रीयूजेबल स्ट्रॉ जनरेट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यह जो है यह काफ़ी सटीक होता है और उसकी साइज़ भी एकदम महीन होती है। ठीक है, इसको ये जो स्पीसीज़ है यह स्पीसीज़ को हमने फाउंड किया था, डिस्कवर किया था अंडमान निकोबार आइलैंड में ही। कितने साल पहले? 3 डिकेड 30 साल पहले हमने किया था, लेकिन यह निकोबार में मिलने वाला है जो हमारे ऑप्शन में नहीं था। याद रखिएगा कि यह एक बाम्बू की स्पीसीज है जो कि यूज़ हो सकती है रीयूजेबल स्ट्रॉ के लिए, और वह मिला था अंडमान और निकोबार में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ रहा है विजिबल लाइन एमिशंस कोरोनाग्राफ क्या है यह। चलिए तो आपको पता होगा कि अभी हमारे इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन जो हमने लॉन्च किया, यह आदित्य L1 मिशन के थ्रू हमने इसको भेजा हुआ है। 2 सेंटेंस दिए हैं, आपको ढूंढना है उनमें से करेक्ट वाला। पहला, इट इज़ अ प्राइमरी पेलोड ऑफ आदित्य L1 मिशन, अभी बताया मैंने आपको, पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, VELC हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ कैप्चर इमेज ऑफ द सोलर कोरोना क्लोजर टू द सन डिस्क देन एनी अदर सोलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी, ये बात भी बिल्कुल सही है कि VELC जो है इसका काम क्या है, कैप्चर द इमेजेस, किसकी? सन के कोरोना की। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस सही है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। देखिए क्या हुआ है, हमने जो यहाँ पे भेजा हुआ है उसमें बहुत सारे पेलोड भेजा है, जैसे कि हेलियोस हो गया, VELC हो गया, स्विस हो गया, स्टेप्स1 हो गया, पापा हो गया, ऐसे कुल मिला के आदित्य में हमने 7 पेलोड भेजे हैं। और उन 7 पेलोड में से जो यह हमारा विजिबल लाइन एमिशन कोरोग्राफ यानी कि VELC जो है यह हमें एक दिन में 1440 इमेज भेजने वाला है। ठीक है, और यह क्या करेगा, यह सूरज के कोरोना को सबसे नज़दीक से इमेज कैप्चर करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपको पूछ रहा है, क्या दिया है, रिजर्वोयर दिया है और उसके सामने स्टेट दिया है, और उनमें से पूछा है हाउ मेनी पेयर गिवन अबव आर नॉट करेक्टली मैच। देखिए सही से कौन सी मैच नहीं है यह आपको बताना है। अब क्या होता है, क्वेश्चन इतने इजी नहीं होते या क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते। जो हार्ड करते हैं, जो इजी करते हैं, वह करते हैं आपके क्या ऑप्शंस। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, अगर आपको एक भी आता होगा तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो पुराने वाले क्वेश्चन की पेपर स्टाइल थी उनमें आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू एक भी जोड़ सही होने पे आप बाकी के एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन अब जैसे कि पिछले 2 साल से यूपीएससी ने अपना ट्रेंड बदला है, उस हिसाब से हमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए पहला, घाट प्रभा तेलंगाना में आया है क्या? दूसरा, गांधी सागर MP में आया है क्या? इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में, मैथॉन छत्तीसगढ़ में। बोलिए, चलिए बोलिए। नहीं, पहला जो है यह गलत है। क्यों? क्योंकि घाट प्रभा जो आया है यह आया है कर्नाटक में। कहाँ पे आया है? कर्नाटक में। तो पहला हुआ गलत। दूसरा, गांधी सागर, बिल्कुल गांधी सागर आया है मध्य प्रदेश में। तीसरा, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में है क्या? नहीं भैया, वह भी आया है कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो तीसरा भी हमारा गलत है। चौथा, मैथॉन छत्तीसगढ़ में आया है? नहीं, मैथॉन आया हुआ है कहाँ पे? आपके झारखंड में आया हुआ है। तो चौथा भी हमारा गलत है। क्या पूछा है, हाउ मेनी पेयर आर नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ओनली 3, यानी कि ऑप्शंस डी, 3 जो पेयर है यह पेयर हमारी गलत है।
अब सर जी यह आपने स्टैटिक वाला क्वेश्चन हमें करंट के नाम पे क्यों चिपका दिया? देखिए चिपकाया हुआ इसके लिए है क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया में कंट्री हैवीली रिलायंट ऑन मॉनसून रेनफॉल फेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन अगस्त 2023। अभी एक रिपोर्ट आया हुआ है और आप सभी को पता है कि अगस्त में हमारे यहाँ पे बहुत ही बारिश कम आई हुई है, ठीक है। और बारिश कम आएगी तो हमारा एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाएगा, और एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाएगा तो उसकी डोमिनो इफेक्ट एक के बाद दूसरे पे गिरती है। अब क्या हुआ है कि जैसे ही बारिश कम होगी वैसे ही आपके रिजर्वेयर पे पानी छोड़ने की मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी कि भैया आगे जो डैम है उसको बोलो कि पानी छोड़े ताकि हम हमारे खेत में पानी पहुंचा सके। तो इसीलिए ये बहुत सारे रिजर्वायर जो थे वे न्यूज़ में थे, तो हमने बना दिया आपके लिए एक बढ़िया सा MCQ। देखिए क्या है, घाट प्रभा जो रिजर्वायर है यह कर्नाटक में आया है और ये कहाँ पे है, बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में है। गांधी सागर जो है, गांधी सागर आया हुआ है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर डैम है यह कहाँ पे आया है, ये भी मध्य प्रदेश में। और मैथुन जो है यह आया है झारखंड में, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी रिवर के ऊपर है। अब मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर नहीं पता है कि यह कौन सी रिवर में है तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पढ़ लेना है और उसके बाद वीडियो को आगे देखना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे PYQ स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला MCQ पूछ रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी। भैया मेरी मर्जी किसी के भी साथ में मैरिज करूँ, यह कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? क्या आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 25 है या आर्टिकल 29 है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 21। सर जी राइट टू मैरी तो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। यस, इट्स अ डील विद द लिबर्टी, बट ये 19 में नहीं आएगा, ये आएगा 21 में। क्योंकि केरल की हाई कोर्ट में क्या हुआ था, एक हदिया करके केस आया था। हदिया केस की सुनावनी के दौरान, उसकी हियरिंग के दौरान ऐसा बताया गया था कि राइट टू मैरी केस जो है वो आपका आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट MCQ पूछ रहा है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टनर्स फॉर माइनिंग बाय डिक्लेयर नल एंड वॉइड। मतलब कि अगर ट्राइबल लैंड जो है यह प्राइवेट पार्टीज को माइनिंग के लिए दिया हुआ है तो उसको आप नल एंड वॉइड कर सकते हो। अंडर विच शेड्यूल, 3rd, 5th, 9th और 12th? तो सबको पता है सर जी इसका आंसर ऑप्शन बी 5th शेड्यूल आएगा, ठीक है। चलिए एक काम कीजिए, होमवर्क कीजिए, 1 से लेके 12 जो आपके शेड्यूल है यह शेड्यूल के नाम आप बताइए, और अगर उसकी जो फेमस ट्रिक है यह भी आपको पता है तो भी बता दीजिए। अगर आप बताएंगे तो उसके बाद हम कल फिर से आपको उसी ट्रिक के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट MCQ पूछ रहा है आपको, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 सेंटेंस दिए हैं और उनमें से करेक्ट पूछा है। पहला, एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट dwellers have the right to fell the bamboos grown on the forest area। क्या बात कर रहे हो भैया, ऐसी गवर्नमेंट कभी अमेंडमेंट कर सकती है क्या कि हम हमारे देश के जो भी फॉरेस्ट है उसमें से बाम्बू की काटने की परमिशन दे देंगे? नहीं भैया, ऐसा तो कभी होगा नहीं। फिलहाल टूक समय के लिए हमें तो ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो पहला सेंटेंस हमारा गलत हुआ। अब पहला गलत हुआ तो ए कटा, साथ साथ डी भी कटा। अब बचा सी और बी, यानी कि 3 तो दोनों में है, यानी कि 3 नंबर का जो सेंटेंस है यह सही है। हमें देखना है सिर्फ कौन सा, बी में देखना है। एज पर द शेड्यूल ट्राइबल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 बाम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखिए 2 टाइप के हमारे होते हैं, एक होते हैं वुड और दूसरे होते हैं हमारे माइनर प्रोड्यूस, ठीक है। तो माइनर प्रोड्यूस जो नीचे गिरे हुए होते हैं उसको लेने की ट्राइबल लोगों को परमिशन दिया होता है। तो दूसरा सेंटेंस जो है यह हमारा सही है। सो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से आपको देखना है करेक्ट वाला। पहला,
The 44th Amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review. भैया आप लोग यूपीएससी के दिमाग में घुस जाओ कि वो क्या पूछना क्या चाह रहा है। भैया 44th अमेंडमेंट की बात कर रहा है और बात कर रहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर को बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू डालेंगे। जब 44th जो आया था, यह आया ही इसलिए था कि प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है, उनके जो इलेक्शन है, उनको क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, अब हम पूरे 1975 की इंदिरा गांधी वाला टाइम जो था हमारा, उसके डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन आप लोग को उसके बारे में सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। चलिए मैं इतना बता दूं कि ऐसा लाया तो गया था कोई जुडिशियल रिव्यू बियॉन्ड, लेकिन यह 39th था, ना कि 44th था। तो पहला हमारा गलत हुआ। दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायोलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब आप सबको पता है NJAC भी आया हुआ था। ठीक है, तो उसको जुडिशरी ने क्या किया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम पे उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो दूसरा सही है। हमें क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। ऑप्शन बी जो है 2 ओनली इज द राइट आंसर। समझ गया ना? ठीक है, चलिए लास्ट MCQ देख लेते हैं। द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मेंबरशिप ऑफ, सॉरी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आएंगे। ठीक है, हमारे कौन से प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल के दौरान 9th शेड्यूल ऐड किया था। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपको PM, प्रेसिडेंट और कम से कम 5 ईयर प्लान में सभी की क्या होनी चाहिए, कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर के हैं, वहाँ के आपको एक पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब 9th शेड्यूल हुआ था 1951 में। तो 1951 के दौरान कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर थे? बिल्कुल हमारे प्राइम मिनिस्टर से ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, जो हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के MCQ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सभी लोगों को बताएं। ठीक है, चलिए।